मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है क्लास में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही होगी और आपको विदित है कि अभी मिड अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं एकदम घोषित हो चुकी हैं। कमीशन ने सेंटर्स अलॉट कर दिए हैं और आपको आगे भी पता है कि मई के मध्य में और जून के मध्य में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। रिवीजन आपका बढ़िया चल रहा होगा और मैं समझता हूं आज आपके लिए कुछ ऐसे विस्फोटक प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से क्लास में आ जाइए और मुझे उम्मीद है आप आ ही चुके होंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और अगर कहीं पर कोई नया प्रश्न आपको लगता है, कहीं पर डाउट आता है, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसमें, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, क्लास की शुरुआत हो चुकी है। रामायण के किस पुनर्लेखन में, ध्यान दीजिएगा, रामायण, बहुत सारी रामायण लिखी गई है, आपको पता है, रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है। रावण की बात करिएगा, देखिए, और जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। ये तो आप सभी को पता है भाई कि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ, लेकिन रामायण के कई संस्करण हैं। तो एक संस्करण ऐसा भी है जिसमें कि रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा बताया गया है और आपके पास चार ऑप्शन है। पौमचर्यु, ये जैन रूपांतरण है रामायण का, ये ध्यान रखिएगा, ये तो पता ही है आपको, ये रामायण का जैन रूपांतरण है। दशरथ जातक, ये रामायण का बौद्ध रूपांतरण है, ये आपको पता है। रामायण खुश्तर, ये रामायण का उर्दू रूपांतरण है, ये आपको पता है। और कम्बन रामायण, ये आपको तमिल रामायण, ये तमिल रूपांतरण है रामायण का, ये आपको पता है। और ई रामावतारम के नाम से ये जानी जाती है ये पुस्तिका। तो फिलहाल उपरोक्त जो रेफरेंस है कि रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया, कहां रेफरेंस में आता है आप बताइए। और मुझे उम्मीद है कहीं जल्दबाजी में आप गलती ना कर जाएं और अगर आपने कम्बन रामायण जवाब दिया है तो गलत है और यहां पे सही जवाब है पौमचर्यु। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही जवाब है पौमचर्यु। और यह प्रश्न कई बार आया है कि रामायण का जैन रूपांतरण क्या कहलाता है, किसने लिखा है, तो वो पौमचर्यु है। और यहां पर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन है। रिच मैन ने एशिया के विभिन्न भागों में प्रचलित राम कथा का अध्ययन किया। रिच मैन वो कौन है? बहुत सारी रामायण हम लोगों के पास, जो अभी 108 संस्करण तो भारत में ही उपलब्ध हैं। 108 संस्करण, आपको जान के हैरानी होगी, 108 संस्करण विभिन्न भाषाओं में भारत में रामायण के उपलब्ध हैं। और फिर उसमें यह दिखाया गया है कि क्षेत्रीय जो संस्करण है उसमें कथा का आरंभ, अंत, बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें काफी विभिन्नता है। तो पौमचर्यु जो रामायण का जैन संस्करण है, रावण का चित्रण एक दुखांत हारे हुए नायक के रूप में किया गया है। और फिर ध्यान दीजिएगा, उसमें राम जो है वो अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाए गए हैं और लक्ष्मण जी ने रावण का वध किया था। ये डिटेल आपको बहुत बढ़िया से मिली होगी। अच्छा प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और टीजीटी और पीजीटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है। दशरथ जातक कई बार, विमल सूरी की रचना पौमचर्यु पूछा गया है। तो फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिए। जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और वे संस्कृत में लिखी गई हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा वो सही कथन पूछ रहा है, कौन सा सही और कौन सा गलत। तो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, लगभग ठीक बात है। ये लगभग भगवान बुद्ध के 550 जन्मों की पूर्व कथाओं का रेफरेंस है। संस्कृत में नहीं लिखी गई है, ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है यहां पर आप कर पाएंगे और सही जवाब है केवल एक। तो केवल एक मतलब ए आएगा यहां पे। और रेफरेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा, बढ़िया है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य किस नाम से जाना जाता है भाई? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, पाली भाषा में है। और एक बात यहां पर और आ रही है कि त्रिपिटक शब्द का, ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं, का प्रथम प्रयोग रिच डेविड्स ने किया है। रिच डेविड्स की पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया, ध्यान रखिएगा। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के 550 जन्मों की कथाएं हैं। खुद्दक निकाय में जातक जो खंड है उसमें है। तो यहां पर एक ही प्रश्न में आपको कई कई प्रश्न मिल रहे हैं, 5-5, 4-4 प्रश्नों को डिस्कशन हो जा रहा है।
मैच करिएगा, सरल प्रश्न है, इसको मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। बिल्हण की विक्रमांक देवचरित है तो यहाँ 4 डाल दीजिए। अतुल मूषिक वंश के बारे में जानकारी देते हैं तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। और संध्याकर नंदी की रचना रामचरित है, रामपाल के दरबार में है, ये पता है आपको, पाल शासक रामपाल के दरबार में है संध्याकर नंदी। तो 3 4 2 1, तो उसके लिहाज से फिर देख लीजिएगा विकल्पों को, 3 4 2 1 कहां पर सही आ रहा है, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आ रहा है और बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, रिमार्क में एक बढ़िया बात दी हुई है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अतुल की रचना मूषिक वंश में, मूषिक राजवंश का इतिहास है, केरल में शासन है इसका, उत्तरी केरल में। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न मतलब मुझे लगता है कि बस आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संध्याकर नंदी के रामचरित में कैवर्त जाति के विद्रोह का विवरण है, ध्यान दीजिएगा। और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच हुए संघर्षों का विवरण मिलता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए और मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर रहे होंगे। यहाँ पे जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जोरवे संस्कृति एक नगरीय संस्कृति है, तो भाई अगर नगरीय संस्कृति है तो गलत हो जाएगा। ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है, तो ताम्र पाषाण काल में कहीं भी नगरीकरण नहीं है, नगरीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। नगरीय संस्कृति का संबंध कांस्य काल से है और नगरीय संस्कृति रिलेटिंग टू हड़प्पा सभ्यता है। अब मुझे पक्का विश्वास है सब पता है आपको। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई, बिल्कुल ठीक है। इनाम गांव की बस्तियां नगरीकरण के करीब तक पहुंच रही थी। तो 2 और 3 सही है। पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, तो 2 और 3 सही है। बी वाला विकल्प यहाँ पे ठीक आएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और बढ़िया से दिया हुआ है, जोरवे एक ग्रामीण संस्कृति है, पता है। और ये प्रश्न पढ़ते ही आपको मुझे लगता है विकल्प देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और तुरंत आपको विकल्प याद आ जाना चाहिए। बढ़िया प्रश्नों का सिलेक्शन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े थोड़े प्रश्न ही मिलते रहे, लेकिन वो जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ढेर के बजाय आपको कुछ सिलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न मिलते रहे। और एक प्रयास मैंने इस दिशा में किया है, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको बता रहा हूं। एक पुस्तिका हमारी जो अमृत गंगा के नाम से आई है, प्रैक्टिस सेट है हम लोगों का, अमृत गंगा के नाम से, टॉपिक वाइज है। अरबों के आक्रमण राजपूत काल से लेकर के और ये यूरोपियों के आगमन और परवर्ती मुगल 1857 के विद्रोह के पहले तक जाती है। टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों के रिमार्क्स दिए हुए हैं। जैसे रिमार्क्स आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख पाते हैं, उसी तरह यहां पर कठिन प्रश्नों के रिमार्क्स भी हैं। तो ये मध्यकालीन भारत पर केंद्रित है हमारी ये अमृत गंगा, और एंशियंट पर केंद्रित है हमारी ये अमृत संजीवनी। 3000 प्रश्नों का संकलन है। अमृत संजीवनी में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और राजपूत काल तक 3000 प्रश्नों का संकलन। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों का स्टैंडर्ड एकदम परीक्षा उपयोगी और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप ये 2 आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं। अमृत संजीवनी आपके रिवीजन को एक बढ़िया दिशा दे सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए अमृत गंगा आप देख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इस पुस्तिका को, इस प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं। आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है अगर, तो इस समय आपको ना भी मंगाना चाहे तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सूचना और आपको दे देते हैं, बहुत विशेष सूचना है। मॉडर्न इंडिया की जो हम लोगों की प्रस्तावित बुकलेट है, प्रैक्टिस सेट है, वो बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर आ जाएगा, प्रेस में है। और इस समय हमने अपने गंभीर छात्रों के लिए एक निशुल्क टेस्ट सीरीज का आयोजन प्रयागराज में शुरू किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, निशुल्क, पूर्णतः निशुल्क। तो अगर आप इस प्रयागराज में हैं और इस टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेपर की प्रक्रिया भी निशुल्क है, क्लास की प्रक्रिया भी पूरी तरह से निशुल्क है, शेष आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो फिलहाल आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, दक्कन राज्य के इस शासक को अबला बाबा कहा गया है। अबला बाबा कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, संगीत में गहन रुचि थी इसकी, और इसकी एक पुस्तक का नाम किताब-ए नौरस। यहां पे 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं। वो व्यक्ति है कौन, वो व्यक्ति कौन है, नाम एकदम याद आ जाना चाहिए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बहुत फेमस प्रश्न है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यहां पर दिए गए विकल्पों में सी ऑप्शन है।
तो ऐसे कहा गया है कि अबला बाबा किसे कहा गया है, जगत गुरु किसे कहा गया है, दक्कन की लोमड़ी किसे कहा गया है, जालिम हुमायूं किसे कहा गया है। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो याद रहना चाहिए उपाधियां आपको। तो फिलहाल आगे हम लोग आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार थॉमस एडवर्ड ने किस शासक को सिक्कों का राजकुमार की उपाधि दी है? और इसमें आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, तुरंत उत्तर याद आएगा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, नेल्सन राइट, एक विद्वान का नाम नेल्सन राइट है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने किसको एक महान मुद्रा विशेषज्ञ की संज्ञा दी है? तो नेल्सन राइट इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो। और इसने, आपको पता है, टका और जीतल चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे प्रयोग किए। इसने कितने सिक्के चलाए, सिक्कों पर एक 2-3 लेक्चर्स हमारे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के यूट्यूब पर हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। और अगला, आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया सर? ये ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत बहुत करीबी जवाब हो सकते हैं, रॉबर्टी एवं बेवरीज। आईन अकबरी की बात हो रही है, अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी की बात हो रही है, और ब्लॉकमैन एवं जैरेड बेवरीज एवं ब्लॉकमैन, ईसी सचाऊ एवं बेवरीज। ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बढ़िया याद आ रहा है? गलती मत करिएगा, और मैं बता देता हूं यहां पे। और ये ब्लॉकमैन एवं जैरेड हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईसी सचाऊ ने कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया है? ईसी सचाऊ का नाम यहां पे दिया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बताएंगे क्या? वो अलबरूनी अबू रेहान की पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, और इनकी जो अनुवाद के बाद वो पुस्तक कही गई, वो कही गई अलबरूनीज इंडिया। ओके, फिर एस बेवरीज का नाम भी याद आ रहा है, और आपको याद आया होगा, इन्होंने बाबर की आत्मकथा तो जो के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बढ़िया है, कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे। आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ग्लैडविन ने प्रारंभ तो किया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सका। फिर 1873 में, तो यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कब शुरू किया इन्होंने, ब्लॉकमैन और जैरेड ने, और कब पूर्ण किया? 1894 में। ठीक है ना? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न में मैं कोशिश करता हूं कि आपको 4 से 5 प्रश्न मिल जाएं, और इसी तरह जो हम लोगों की अमृत संजीवनी और अमृत गंगा के नाम से जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें भी कठिन प्रश्नों की व्याख्याएं भी दी हुई हैं, रिमार्क्स के तौर पे दी हुई हैं। तो ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक मुस्लिम इतिहासकार जो शिवाजी के कट्टर आलोचक हैं। तो बिल्कुल ठीक है, शिवाजी का कट्टर आलोचक है, दुश्मन भी प्रशंसा करे तब बात है। लेकिन वो शिवा की धार्मिक नीति की प्रशंसा भी करते हैं, कि वो कहते हैं कि शिवाजी प्रत्येक अभियान पर जाने के पहले अपने सैनिकों को यह आदेश देते थे कि मस्जिदों, कुरान और महिलाओं को नुकसान न पहुंचाया जाए। किस मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है? और यहां पर विकल्प देखे बगैर आपको उत्तर याद आ जाना चाहिए, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है काफी खान। बहुत ध्यान दीजिएगा, काफी खान साहब ऐसा कहते हैं। तो यहां पे दिया गया है मोहम्मद हाशिम अली काफी खान, दिए गए विकल्पों में बी उत्तर होगा। और फिर यहां पर देखिएगा, कुछ खास बातें रिमार्क्स के तौर पे हैं, जो आपके लिए यहां पर नए प्रश्न बन सकते हैं। आलमगीरनामा पूछी गई है, मोहम्मद काजिम शिराजी की पुस्तक का नाम है आलमगीरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी खान, जिनका नाम मैंने अभी लिया है, आपको याद आया होगा, इनकी पुस्तक मुंतखबुल लुआब कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई। और साथ ही मुस्तैद खान की पुस्तक मासिर आलमगीरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल औरंगजेब के 11वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक की जानकारी मिलती है। और जदुनाथ सरकार सर का नाम आपको याद आना चाहिए, मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं। यहां पर देखिए कितने प्रश्न मिल रहे हैं, और ठीक ऐसे ही प्रश्न हमने अपनी अमृत गंगा में शामिल किए हैं, रिमार्क्स के साथ। जो कठिन प्रश्न है उनके रिमार्क्स भी शामिल किए। हातिम खान की पुस्तक आलमगीरनामा, तो आलमगीरनामा भी कई लिखी गई है, बादशाह नामा भी कई लिखी गई है। तो आपको क्रम से पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी पुस्तक हमें कैसे यूज करनी है। कभी कभी कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्न भी आते हैं जिनका उत्तर हमें नहीं पता होता है, फिर हमको देखना होता है कि वहां पर हमारा कॉमन सेंस क्या काम करता है। केंद्रीय लघु गर्भ की दीवारों पर नक्काशी नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें सादा छोड़ दिया गया है, जो कि मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। इसलिए प्रतिवर्ष विषुओं के दौरान सूर्य सीधे केंद्रीय गर्भगृह के भीतर तक प्रकाशित होता है। किस मंदिर का वर्णन है? और ये पता है कि सूर्य मंदिर का ही वर्णन हो सकता है, तो माफी चाहता हूं, सूर्य मंदिर कोणार्क है, या सूर्य मंदिर मोढेरा है, या कैलाशनाथ मंदिर एलोरा है, या मार्तंड मंदिर कश्मीर है।
तो अब ये पता है कि ये नहीं हो सकता, तीन में से कोई एक है। और अगर कहीं आप गलती कर रहे हैं कोणार्क के लिए तो गलत हो जाएगा। और यहां पर सही जवाब है सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात वाला सूर्य मंदिर की बात हो रही है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए आप, बहुत फास्ट ट्रैक हम लोग। शचीन्द्र सान्याल की पुस्तक, बहुत सही, क्रांतिकारियों की बाइबल के नाम से कही जाती है, ध्यान दीजिएगा। शचीन्द्र सान्याल की पुस्तक जो क्रांतिकारियों की बाइबल भी कही जाती है, किन भाषाओं में लिखी गई? बांग्ला, हिंदी, गुरमुखी और उर्दू। बांग्ला, हिंदी, गुरमुखी और उर्दू। तो ये केवल एक है या एक और दो है, यानी कि बांग्ला और हिंदी है, या फिर एक दो तीन है, बांग्ला, हिंदी और गुरमुखी है, या फिर उपरोक्त सभी एक दो तीन और चार हैं। तो क्या जवाब देंगे? फटाफट जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं। और गलती मत करिएगा, और ऐसी गलती बिल्कुल मत कर जाइएगा कि यहां पर आप इसे केवल बांग्ला चुनने का, तो हमने एक ऑप्शन तो यहां पर काट दिया। तो अब क्या हो सकता है? तो एक सभी जगह है, एक सभी जगह है, ध्यान रखिएगा। और ये जवाब यहां पर सी है। उर्दू में नहीं है, बांग्ला में है, हिंदी में है, गुरमुखी में है। बांग्ला में है, हिंदी में है, गुरमुखी में है, ध्यान रखिएगा। ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये सब, और इस तरह के प्रश्नों के जवाब आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं। और ये वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा गया है? सॉरी, अब तो मैंने बता ही दिया कि दुहिता किसे कहा गया है, पुत्री को कहा गया है। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में आर्यों के जीवन की, ऋग्वैदिक काल की विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आर्यों के जीवन की जो समस्त परिभाषाएं हैं वो केवल और केवल गाय से निर्धारित है। गो निकर्तन मतलब प्रातः काल, यानी गायों के निकलने का समय, चारागाहों की ओर जाने का समय। गोधूलि बेला मतलब सायंकाल, जब गायें घरों की ओर, चारागाहों से अपने घरों की ओर लौटती थी, धूल उड़ाते हुए लौटती थी। पुत्री को दुहिता कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो गायों को दुहती थी। आज भी हमारे घरों में अम्मा वगैरह देखिए, आप महिलाएं वो गाय को दुह लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम सटीक है, सब कुछ है। गाय के लिए लड़े जाने वाले युद्ध, गविष्टि, गवेषणा, गव्य, गोशु, बहुत कुछ है। गाय ही धन है, गोमत, है ना, याद आया होगा आपको। हाँ, फिर मैं विनम्रता से एक बार आपको ये बता रहा हूं कि प्रयागराज में हम लोगों की एक निशुल्क, पूर्णतः निशुल्क टेस्ट सीरीज का आयोजन चल रहा है। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और टेस्ट सीरीज में शामिल होइए। ये टेस्ट सीरीज अल्लाहपुर में हो रही है और सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मिल जाएगी। और एक विशेष बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, इसको बहुत बहुत सकारात्मकता से लीजिएगा, आपके फायदे के लिए है, आपके रिवीजन को मुकम्मल करने के लिए, एक पुख्ता दिशा और उसकी एक तैयारी को एक सही दिशा, परीक्षोन्मुखी दिशा देने के लिए मध्यकालीन इतिहास की अमृत गंगा के नाम से 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। कठिन प्रश्नों की इसमें व्याख्या भी दी हुई है। और फिर प्राचीन इतिहास के लिए अमृत संजीवनी, प्रागैतिहासिक काल से लेकर राजपूत काल तक 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है। बाकी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो मंगाएं, या फिर आपने अगर जो कुछ पढ़ा है अब तक उसी पर प्रैक्टिस करें। जो आपको बेहतर लगता है वो कर सकते हैं। और अगला प्रश्न लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आर्य संस्कृति के विंध्य पर्वत के दक्षिण में किसने, आर्य संस्कृति को विंध्य पर्वत के दक्षिण में किसने प्रसारित किया? यह आती हैं, विश्वामित्र हैं, कश्यप हैं, या फिर अगस्त्य हैं। और यहां पर सही जवाब है अगस्त्य ऋषि। दक्षिण भारत में कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको है? अगस्त्य ऋषि को है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन है छोटे हैं लेकिन गंभीर, आपके सिलेक्शन में क्या पता कौन सा प्रश्न निर्णायक हो जाए। तो आज का सेशन मैं समाप्त कर रहा हूं। सेशन को बहुत गंभीरता से लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। आज के 12 प्रश्नों में मैंने आपसे लगभग 35 प्रश्न पूछे हैं, 35 प्रश्नों को हल करवाया है। कई रिलेटिंग बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जो नहीं पता था उसको नोट करिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कोशिश करिए कि मुझसे रूबरू होइए प्रयागराज में, निशुल्क क्लास है पूरी तरह से। तो आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।